हेलो एवरीवन, वेलकम टू रो स्टडी। आज है 18 मार्च 2021 और 18 मार्च 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसका हम डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूएई के खिलाड़ी मोहम्मद नावेद और सैमान अनवर पर आईसीसी ने कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? 8 साल का। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात आईसीसी ने 2019 में T20 विश्व कप क्वालिफायर के दौरान मैचों को फिक्स करने की कोशिश के लिए सभी क्रिकेट से यूएई के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद नावेद और सैमान अनवर बट पर 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। आईसीसी के एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल ने उन्हें जनवरी 2021 में एंटी करप्शन कोड को भंग करने का दोषी पाया था। वहीं प्रतिबंधों को 16 अक्टूबर 2019 तक पूर्व दिनांकित कर दिया गया, जब उन्हें संयुक्त अरब अमीरात में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप क्वालिफायर 2019 के भ्रष्ट मैचों के प्रयास के लिए अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया गया था। वहीं कप्तान नावेद और अग्रणी विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे। अनवर ओपनिंग बैट्समैन थे। दोनों का लंबा अंतर्राष्ट्रीय करियर था और मैच फिक्सों से खतरे के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ थे। दोनों में से प्रत्येक पर 2 उल्लंघनों का आरोप लगाया गया है, जिसमें से पहला अनुच्छेद 2.2.1 है, जिसका अर्थ होता है अनुचित कार्य या किसी समझौते या फिक्स करने का प्रयास या अन्यथा अनुचित तरीकों से प्रभावित एक पक्ष, एक परिणाम, प्रगति, आचरण या आगामी आईसीसी वर्ल्ड T20 क्वालिफायर 2019 में मैचों के कोई अन्य पहल पर था। यहाँ आईसीसी कब आता है तो आईसीसी के बारे में मैं आपको बता दूं कि आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग वार्कले हैं। आईसीसी के सीईओ मनु साहनी और आईसीसी का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष T20 में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 में अपने आखिरी शॉट के साथ T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 3000 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। कोहली ने 73 रन की पारी खेली, जिसमें 49 गेंदों का सामना किया, जिससे भारत को 5 मैचों की T20 सीरीज के बराबर करने में मदद मिली। वहीं कप्तान के रूप में 12,000 रन बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरे कप्तान भी बन गए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज कप्तान रिकी पोंटिंग और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ग्रीन स्मिथ के साथ तीसरे नंबर पर शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? अल सल्वाडोर को। अल सल्वाडोर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मलेरिया मुक्त अल सल्वाडोर को प्रमाणित होने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश बन गया है। जब कोई देश एक उचित संदेश से परे साबित होता है कि पिछले 3 क्रमागत वर्षों में से देश भर में बीमारी का कोई स्वदेशी संचालन नहीं हुआ है, तो WHO मलेरिया उन्मूलन का प्रमाण पत्र देता है। मैं आपको बता दूं कि अल सल्वाडोर को 1996 से मलेरिया का प्रकोप नहीं हुआ था और 2017 के बाद से किसी भी तरह के स्वदेशी मामलों की सूचना नहीं थी। 1990 में देश में प्रति वर्ष 9000 मामले थे, जो 2010 तक घटकर 26 हो गए थे। वहीं WHO ने सफलता के लिए मलेरिया की रोकथाम, पता लगाने और उपचार के लिए अल सल्वाडोर के निरंतर घरेलू धन को श्रेय दिया है। यहाँ अल सल्वाडोर कब आता है तो अल सल्वाडोर के बारे में मैं आपको बता दूं कि अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले हैं और अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर और वहाँ के मुद्रा अल सल्वाडोर कोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच इंजीनियर जिन्होंने ऑडियो कैसेट टेप का आविष्कार किए थे, उनका निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? लोई ओटन्स। ऑडियो कैसेट टेप के डच आविष्कारक लोई ओटन्स का निधन हो गया है। डच इंजीनियर ने कैसेट टेप का आविष्कार करके और पहले सीडी के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाने का श्रेय दिया है।
1963 में ओटन्स ने बर्लिन रेडियो शो इलेक्ट्रॉनिक्स मेले में पहला कैसेट टेप प्रस्तुत किया। अपनी रचना को पेटेंट कराने के लिए सोनी और फिलिप्स के बीच एक फेयर समझौते के बाद दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल हुई। ओटन्स ने सीडी विकास परियोजना पर भी काम किया और उनके द्वारा बनाया गया उपकरण एक दिशात्मक एंटेना से सुसज्जित था, जिसे उन्होंने जर्मन फिल्टर कहा था, क्योंकि यह नाजी शासन द्वारा उपयोग किए जाने वाले जैमर के लिए प्रतिरोधी था। 1960 में ओटन्स ने अपनी टीम के साथ पहला पोर्टेबल टेप रिकॉर्ड विकसित किया और 2 साल बाद उन्होंने सीडी का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में किस हैंडसेट ने इनोवेशन लैब स्थापित किया है? सैमसंग ने। सैमसंग इंडिया ने घोषणा किया है कि उन्होंने सहयोगी अनुसंधान और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अर्थात दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU में एक सैमसंग इनोवेशन लैब का उद्घाटन किया है, जिससे अपने नए पावरिंग डिजिटल इंडिया विजन के हिस्से के रूप में सैमसंग इनोवेशन कैंपस पहल के तहत इनोवेशन लैब की स्थापना की है। इस योजना के साथ सैमसंग के पास अब अपने सैमसंग इनोवेशन कैंपस पहल के हिस्से के रूप में देश भर में 8 तकनीकी लैब हो गया है, जिसे पहले सैमसंग डिजिटल अकादमी कहा जाता था। इस परियोजना के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस परियोजना में लैब के हिस्से के रूप में सैमसंग R&D इंस्टीट्यूट नोएडा, SRIN के इंजीनियरिंग स्मार्टफोन डोमेन पर सहयोगी अनुसंधान परियोजना पर DTU में छात्रों और फैकल्टी के साथ काम करेंगे। वहीं DTU में छात्र और फैकल्टी प्रयोगशाला में एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, मल्टीमीडिया, स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे डोमेन पर काम करेंगे। वहीं इस परियोजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विजन जैसे प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वहीं अब तक 200 से अधिक छात्रों ने अनुसंधान परियोजनाओं पर SRIN इंजीनियरिंग के साथ काम किया है और प्रशिक्षण प्राप्त किया है। DTU में BTech, MTech और PhD छात्रों के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजना खुली रहेगी। वहीं प्रत्येक परियोजना के अंत में उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। वहीं सैमसंग इनोवेशन कैंपस कंपनी का वैश्विक नागरिकता कार्यक्रम होगा, जिसका उद्देश्य छात्रों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर कुशल बनाना होगा। यहाँ सैमसंग कब आता है, तो सैमसंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि सैमसंग के संस्थापक ली ब्यूंग चुल है। सैमसंग की स्थापना 1 मार्च 1938 को सियोल, दक्षिण कोरिया में हुआ था। वहीं सैमसंग का मुख्यालय सियोल, दक्षिण कोरिया में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने इमेज आधारित चेक ट्रांकेशन सिस्टम सभी शाखाओं में कितने तारीख तक लागू करने का फैसला किया है? 30 सितंबर तक। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से इस साल 30 सितंबर तक सभी शाखाओं में इमेज आधारित चेक ट्रांकेशन सिस्टम को लागू करने के लिए कहा गया है और इस कदम का उद्देश्य चेक का तेज़ी से निपटान करना होगा, जिससे ग्राहकों का सेवा बेहतर हो और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी सभी शाखाएं 30 सितंबर तक संबंधित ग्रिड के तहत इमेज आधारित TCS में भाग लें। इमेज चेक क्लियरिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको बता दूं कि अब UK में अधिक आसानी से और तेज़ी से चेक क्लियर करने का एक नया तरीका होगा। वहीं इमेज क्लियरिंग प्रणाली बैंकों और निर्माण समितियों को देश भर में पेपर के वितरण के बजाय चेक की छवियों का आदान प्रदान करने की अनुमति होती है और इस नए दृष्टिकोण का मतलब होगा कि आप बहुत जल्द पैसा निकाल सकेंगे। वहीं चेक कंट्रेक्शन सिस्टम क्या होगा, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि चेक कंट्रेक्शन सिस्टम एक ऐसा व्यवस्था होगा जो मैग्नेटिक इंक, कैरेक्टर रीडर, डेटा और साधन की स्कैनिंग की गई छवि के उपयोग के साथ किसी भी भौतिक विनिमय या वित्तीय साधन के विचलन को शामिल किए बिना इलेक्ट्रॉनिक्स प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात WEF ने किसे ग्लोबल
लाइट हाउस नेटवर्क का नाम दिया है रिन्यू पावर को। रिन्यू पावर को विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क का नाम दिया है, जो पर्यावरणीय रूप से सतत सामुदायिक सहायता लाभदायक वृद्धि हासिल करने के लिए एक नई तकनीकी का उपयोग करने वाली कंपनियों को मान्यता देती है। रिन्यू पावर एक भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी है जिसके पास 8 गीगावाट से अधिक का परिसंपत्ति आधारित है, जिसमें लगभग 5 गीगावाट परिचालन है। रिन्यू पावर इस साल ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क द्वारा मान्यता प्राप्त 2 भारतीय कंपनियों में से एक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क 69 कारखानों का एक समूह है जो वैश्विक विनिर्माण समुदाय के लिए नए बेंचमार्क सेट करते समय क्रॉस कंपनी सीखने और सहयोग के अवसर पैदा करेंगे। वहीं विकसित करने, दोहराने और पैमाने पर नवाचारों के लिए एक मंच के रूप में काम करेंगे। यहाँ विश्व आर्थिक मंच का बात है तो विश्व आर्थिक मंच के बारे में मैं आपको बता दूं कि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कोलोन स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक क्लाउस श्वाब है। वहीं विश्व आर्थिक मंच की स्थापना जनवरी 1971 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी अपनी 5G रेडियो साधन बनाएगी? नोकिया। फिनिश टेलीकॉम उपकरण निर्माता नोकिया ने 16 मार्च को घोषणा किया है कि उसने एक नया क्लाउड आधारित 5G रेडियो साधन विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वेब सेवाओं और गूगल के साथ साझेदारी किया है और यह साधन अपने रेडियो एक्सेस नेटवर्क तकनीकी के साथ विकसित किया जाएगा, जो साझेदारी द्वारा नए व्यापारिक मामलों को विकसित करने के उद्देश्य से किया जाएगा। रेडियो एक्सेस नेटवर्क के बारे में मैं आपको बता दूं कि रेडियो एक्सेस नेटवर्क एक मोबाइल दूरसंचार प्रणाली का हिस्सा होगा और यह प्रणाली रेडियो एक्सेस तकनीकों को लागू करती है और रेडियो एक्सेस नेटवर्क एक कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या किसी रिमोट से नियंत्रित मशीन जैसे डिवाइस के बीच रहता है और यह कोर नेटवर्क के साथ एक इलेक्ट्रिफिकेशन भी प्रदान करता है। रेडियो एक्सेस नेटवर्क की विशेषता यह है कि यह एक एकल हैंडसेट या फ़ोन एक साथ कई रेडियो एक्सेस नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। जो हैंडसेट इस विशेषता के लिए सक्षम होगा उन्हें डुअल मोड हैंडसेट कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक हैंडसेट आमतौर पर GSM और UMTS या 3G रेडियो एक्सेस तकनीकों का समर्थन कर सकता है और इस तरह के उपकरणों उपयोगकर्ताओं के लिए किसी भी व्यवधान के बिना विभिन्न रेडियो एक्सेस नेटवर्क में चल रहे कॉल को भी स्थानांतरित करते हैं। यहाँ नोकिया का बात है तो नोकिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि नोकिया के CEO पेक्का लुंडमार्क है और नोकिया की स्थापना 12 मई 1865 ईस्वी को हुआ था और नोकिया का मुख्यालय एस्पो फिनलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई सिटी FC ने किस टीम को हराकर अपना पहला ISL खिताब जीता है? ATK मोहन बागान को। मुंबई सिटी FC ने इस साल एक और ट्रॉफी जीतने के लिए ISL 2020-21 के फाइनल में ATK मोहन बागान को 2-1 से हरा दिया है। मुंबई ने इससे पहले नियमित सीजन में पहले स्थान पर रहकर ISL शील्ड के साथ ही AFC चैंपियन लीग ग्रुप स्टेज में भी जगह बनाई है। संबंधित पुरस्कार के बारे में मैं आपको बता दूं कि गोल्डन बॉल अवार्ड ISL 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मोहन बागान टीम के फॉरवर्ड राय कृष्ण हैं और वहीं इमेजिंग इंडियन प्लेयर ऑफ द ईयर प्लेयर नॉर्थ ईस्ट के मिडफील्डर लागेग माविया है और गोल्डन बूट अवार्ड अर्थात टॉप गोल स्कोरर के रूप में गोवा के स्ट्राइकर इगोन अंगुल है, जो उन्होंने 14 गोल के लिए गोल्डन बूट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं गोल्डन ग्लव अवार्ड अर्थात सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर 10 क्लीन स्वीप के लिए मोहन बागान के संरक्षक अरिंदर भट्टाचार्य को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला सेंसर कौन बनी है? भवानी देवी। भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर बनी है। सैबर फेंसर ने चल रहे फेंसिंग विश्व कप में होने वाले कार्यक्रमों के कारण एक ओलंपिक स्थान हासिल किया है। मेजबान हंगरी टीम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में हार गया, जिससे कोरिया को सेमीफाइनल में आने में मदद मिली। इसलिए भवानी देवी समायोजित आधिकारिक रैंकिंग AOR विधि के माध्यम से योग्य हैं। वर्तमान में वह दुनिया में 45वें स्थान पर है। 2017 में उन्होंने फेंसिंग में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? कौशल्या शंकर को। तमिलनाडु मूल की जाति विरोधी कार्यकर्ता और मानवाधिकारों के रक्षक कौशल्या शंकर को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अर्थात IWOC पुरस्कार के लिए नामांकन के साथ अमेरिकी कॉन्सुलेट ने सम्मानित किया है। नामांकन का IWOC पुरस्कार प्रमाण पत्र शहर में आयोजित किया गया है। वहीं करेजियस वीमेन इंस्पायर अल बेटर वर्ल्ड में चेन्नई, जूडिथ रेबिन में अमेरिकी काउंसिल जनरल द्वारा उन्हें दिया गया था। सुश्री कौशल्या 2021 में अमेरिकी विदेश मंत्री के IWOC अवार्ड के लिए मिशन इंडिया के नामित व्यक्ति थे, जो उन महिलाओं को सम्मानित करते हैं जिन्होंने दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए असाधारण साहस, शक्ति और नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। सुश्री कौशल्या ने जाति आधारित हिंसा के खिलाफ अत्याचार से लड़ने के लिए मार्च 2017 में शंकर सामाजिक न्याय ट्रस्ट की शुरुआत की। वहीं ट्रस्ट पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक, कानूनी और नैतिक समर्थन प्रदान करता है तथा सामाजिक भेदभाव और अन्याय के खिलाफ जागरूकता पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICRIER के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मिश्रा को। वर्ल्ड बैंक ने माइक्रोइकोनॉमिक्स, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ग्लोबल प्रैक्टिस में प्रैक्टिस मैनेजर दीपक मिश्रा को इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च अर्थात ICRIER का अगला निदेशक और मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया है। वहीं रजत कथुरिया का कार्यभार संभालेंगे, जो 1 सितंबर 2012 से ICRIER के निदेशक और मुख्य कार्यकारी थे। दीपक मिश्रा ने विश्व बैंक में विभिन्न पदों पर काम किया है, जिसमें विश्व विकास रिपोर्ट 2016, डिजिटल लाभांश के सह-निदेशक, इथियोपिया, पाकिस्तान, सूडान और वियतनाम के लिए देश के अर्थशास्त्री भी शामिल हैं। यहाँ ICRI कब आता है, तो ICRI के बारे में मैं आपको बता दूं कि ICRIER की स्थापना अगस्त 1981 में हुआ था। वहीं ICRI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।